अस्सलाम वालेकुम। आईबेक्स मीडिया नेटवर्क में खुश आमदीद। मैं हूं शब्बीर मीर। गिलगित बल्तिस्तान में नाज़रीन आपके इल्म में है, इलेक्शन की गहमा गहमी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज़, पीटीआई और दीगर जमातों की भी सीनियर जो लीडरशिप है, मरकज़ी लीडरशिप गिलगित बल्तिस्तान में आई हुई है, या तो बाज़ की जमातों की लीडरशिप आके वापस भी चली गई है। इलेक्शन में 5 दिन बाकी हैं, शायद 4 दिन बाकी हैं, 5वें रोज़ इलेक्शन होंगे। इस ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ गिलगित बल्तिस्तान के सीनियर सहाफ़ी सादत अली मुजाहिद और इम्तियाज़ अली ताज मौजूद हैं। सादत साहब, बहुत शुक्रिया, आपकी गहरी नज़र है, आप एक्सटेंसिवली कवर करते आए हैं इस इलेक्शन को, इस दफ़ा वाले को भी, आप माजी में भी। आप क्या समझते हैं कि ये, पहली बात तो ये है कि जो बिलावल भुट्टो आए हैं, मरियम नवाज़ आई हैं और दीगर कायदीन आए हैं, इनकी यहाँ पे मौजूदगी से पार्टी के लिए कोई फ़ायदा होगा, कोई फ़र्क होगा? जी, मैं बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे मौका दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि जो गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात इससे पहले हुए हैं, ये उन इंतखाबात से मुख्तलिफ हैं, क्योंकि इधर एक अबूरी सूबे की भी बात आई और अबूरी सूबे के लिए इलेक्शन से पहले बहुत बड़े पैमाने पर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में, गिलगित बल्तिस्तान में मुजाहरे भी हुए, रैलियाँ निकाली गईं। तो ये एक टेम्पो, एक वो बनाया गया है माहौल। तो उस माहौल की वजह से भी इलेक्शन की सरगर्मियों में ज़्यादा जोश व खरोश नज़र आया। लेकिन ये बात, जैसे कि आपने बिलावल भुट्टो का ज़िक्र किया, ये ज़रूर हुआ है कि सबसे पहले अगर किसी सीनियर तरीन लीडरशिप किसी पार्टी की, अगर इसमें उन्होंने संजीदगी से इसको लिया है इस इलेक्शन को, वो थे बिलावल भुट्टो। और बिलावल भुट्टो के आने के बाद, अगरचे इससे कबल भी जितने इंतखाबात हुए, उसमें यहाँ मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन यहाँ आए, इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया। लेकिन इस बार ये मुख्तलिफ कुछ सरगर्मियाँ हैं जो बहुत यानी ज़्यादा जोश व खरोश हमने देखा कारकुनों में, और जो दीगर पार्टियों के कायदीन यहाँ आए। और फिर उसके साथ ही मरियम नवाज़ भी यहाँ आई, अगरची इलेक्शन से कबल उनके साथ बहुत समझे कि मैं तो कहूँगा पॉलिटिकल ट्रेजिडी कहें इसको, तो बेजान न होगा कि उनके बहुत सारे इलेक्टेबल्स उनको छोड़कर चले गए। सादत साहब, आपकी बात काट रहा हूँ, माजरत। आज जो ट्रेजिडी में इजाफा हो गया, बल्कि एक और भी बल्तिस्तान रीजन से मेजर मेजर अमीन छोड़ के पीटीआई में गए, तो एक इनको फिर इजाफा हो गया। क्या इसका क्या मकसद था इस टाइम पे इनका जाना? ये कुछ अरसा पहले भी तो जा सकते, कोई खास किसी के लिए पैगाम है? ये बिल्कुल पैगाम भी कह सकते हैं, मतलब बस हमने कुछ रिपोर्ट्स मीडिया में हमने इस हवाले से की भी हैं कि जो लोग, ख़ास तौर पे बाज़ ऐसे मिनिस्टर्स, जिनमें स्पीकर साहब भी हैं या और मिनिस्टर्स हैं, जिनकी वीडियो क्लिप्स वायरल हुई हैं पूरे मीडिया के अंदर, सोशल मीडिया में, कि उन्होंने ऐसी कस्में खाई थी, हलफ उठाए थे मुख्तलिफ तकारीब में। तो मतलब लगता ये था कि वो कभी भी अपनी जमात को नहीं छोड़ेंगे। जिनमें ये मेजर अमीन साहब, जो आज ही अपनी पार्टी से किनाराकश हो गए और पीटीआई में चले गए। तो इस तरह सूरत हाल जो बनी है, तो यकीनन ये 15 नवंबर के इलेक्शन में ये मालूम होगा कि अवाम इसको किस तरह ट्रीट करेंगे उनके साथ। ये नताइज ही बताएँगे, क्योंकि इलेक्शन ज़्यादा दूर नहीं है और इस वक़्त पर यह फ़ैसला आखिरी वक़्त पर जो उन्होंने किया है, ज़ाहिर है इलेक्शन में जोड़-तोड़ तो होता है। हर एक पार्टी जो है, जोड़-तोड़ करती है अपने फ़ायदे के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो लेकिन अवाम में कितना शऊर है, अवाम ने क्या फ़ैसला करना है, किस हद तक इनको फ़ायदा होगा पीटीआई को, कि जो नून लीग के इलेक्टेबल्स को उन्होंने टिकट दिए हैं, या जिनसे वादे वईद हुए हैं कि टेक्नोक्रेट्स के हवाले से जीबी कौंसल की मेंबरशिप है और कई चीज़ें हैं इसमें। तो इसका तो फ़ैसला अवाम ने करना है, और वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपने खुद बताया 3 से 4 दिन अभी बाकी हैं। तो बहुत जल्द इसके बारे में पता चले। पता चलेगा। इम्तियाज साहब, पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो जरदारी तो काफ़ी टाइम हो गया उनको, 2 हफ्ते से ऊपर, बल्कि तकरीबन 20 दिन ऑलमोस्ट हो गए हैं शायद। अच्छी खासी रिगोरस कंप्लेन कर रहे हैं, काफ़ी उन्होंने आवाम को मोबिलाइज किया हुआ है और पार्टी भी इंटैक्ट है इनकी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के साथ ट्रेजिडी, बहुत सारे गए और आज भी एक सरप्राइज इनको दिया गया, और मरियम नवाज भी काफ़ी लेट आई हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जलसे इनके भी ठीक ठाक हैं
اور ایک تو عوام کا آنا، پھر یہ جوش و خروش دکھانا، کیا سمجھتے ہیں اس کے پیچھے کیوں آ کے یہ جوش دکھاتے ہیں؟ کوئی لاجک سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ تو پاکستان کے انتخابات کے حوالے سے آپ دیکھ لیں کہ ایک زمانے میں جب قاضی حسین احمد جماعت اسلامی کا امیر تھا، تو اس وقت پاکستان میں جو برسر اقتدار جماعت آئی تھی اس سے بھی بڑے جلسے قاضی حسین احمد کے دکھائی دے رہے تھے میڈیا میں. تو بعد میں پھر یہ جب الیکشن نتائج آئے تو ایک مزاحیہ وہ کارٹون بھی بنایا گیا تھا مختلف اخبارات میں کہ قاضی صاحب جو ہیں بڑے اجتماعات کر رہے ہیں، ظالموں قاضی آ رہا ہے، اس کے بعد کہا کہ ظالموں قاضی واپس جا رہا ہے. تو اس طرح کے کارٹون اس کے حوالے سے چھپے تھے طنزیہ. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں جلسے ہوتے ہیں بڑے، لیکن اس کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ جتنا جو بڑا جلسہ ہوگا اتنی اس کو ووٹ پڑو گا. اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بلدستان میں بلاول سے بڑا جلسے کیا مریم نواز نے، لیکن اس کی کینڈیڈیٹ کی پوزیشن بہت کمزور ہے. جہاں پہ بھی مریم نواز نے جلسے کی وہ بہت بڑے ہیں، لیکن امیدوار کی پوزیشن دیکھے تو وہ کافی کمزور پوزیشن پہ ہے. ان جلسوں سے مثال کے طور پہ مریم کے جلسے کے بعد اس کے کمزور جو کینڈیڈیٹ ہیں ان کی پوزیشن پہ فرق نہیں پڑے گا؟ آپ کے خیال میں فائدہ نہیں ہوگا؟ میرے خیال میں جو ایک تو بات یہ ہے کہ مریم نواز کافی لیٹ آئی ہیں. اس وقت تک بہت سارے ووٹروں نے جو ہے ووٹروں کی اکثریت نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ انہوں نے کس کو ووٹ دینا ہے. لوگ جو مرکزی لیڈر ہیں ان کے جو باتیں ہوتی ہیں یا ان کے جو اعلانات ہوتے ہیں اس پر کم توجہ دیتے ہیں. ان کا اپنا بھی ایک انٹرسٹ ہوتا ہے ہر امیدوار کے ساتھ. وہ اپنے انٹرسٹ کو دیکھ کے پیش نظر رکھ کے کون اس کے لیے زیادہ مفید ہے، کون اس کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، کون اس کو جو ہے اس کو فائدے دے سکتا ہے، یہ جو لوکل ایشوز ہیں اس کی بنیاد پر زیادہ ووٹ دیا جائے. تو وہ ایک نظریاتی سیاست کر رہی ہے مریم نواز، لیکن ووٹرز کی اکثریت جو ہے نظریاتی سیاست سے بالاتر ہو کر یہ اپنے جو انٹرسٹ ہے، مثلا پانی کا مسئلہ ہے، بجلی کا مسئلہ ہے، سڑک کا مسئلہ ہے، تعلیمی اداروں کا مسئلہ ہے، یہ ان کو پیش نظر رکھ کے ووٹ دے دیتے ہیں. تو اس سے زیادہ فرق میرے خیال میں نہیں پڑتا ہے. ٹھیک ہے سعادت صاحب، آپ کیا دیکھتے ہیں جس طرح تمام جماعتوں کے کیمپینز ہو رہے ہیں، اس میں کون سی جماعت برتری حاصل کرے گی؟ ہم حکومت بنائے گی کی تو بات نہیں کر رہے ہیں، برتری کون سی جماعت آپ کو لگتا ہے حاصل لے گی؟ دیکھیں میر صاحب، بات یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا، جہاں کہیں بھی الیکشن ہوتے ہیں اس حلقے کے اندر ووٹرز کی جو اکثریت ہے، ایک تو خاموش اکثریت جس کو کہتے ہیں، جو گھروں میں ہیں، جن کو اس بات سے غرض نہیں ہے کون آتا ہے کون جاتا ہے، لیکن ووٹ انہوں نے دینا ہے. انہوں نے یہ تہیہ کیا ہوا ہوتا ہے کہ ہم نے فلاں کو ووٹ دینا ہے. ان کا کوئی مفاد نہیں ہے، ان کو نوکری نہیں چاہیے کچھ نہیں. ایک بڑی اکثریت جس کو ہم خاموش اکثریت، ایک جو سیاسی جلسوں میں آتے ہیں، ریلیز میں آتے ہیں، کارنر میٹنگ میں آتے ہیں، دن رات اس ممبر سے زیادہ کینڈیڈیٹ سے زیادہ یعنی جوش و خروش ان میں پایا جاتا ہے. تو اس سے یہ نتیجہ اخذ ہم نہیں کر سکتے ہیں کہ بڑے جلسے جیسے امتیاز صاحب نے کہا کہ اس کے مطابق فیصلے ہوں. تو بہت سے اس کے اثر پڑتا ہے، اس کا ضرور اثر پڑتا ہے. اب مریم نواز آئی یا بلاول آئے تو انہوں نے اپنے کارکنوں کو چارج کیا جو بڑے عرصے سے ان جو مرکزی قائدین ہیں وہ یہاں دورے بھی انہوں نے نہیں کیے، آ نہیں سکے. خاص طور پہ مریم نواز تو بڑے طویل عرصے بعد آئی. تو اس سے بہت زیادہ تو نہیں لیکن فرق ضرور پڑتا ہے، فرق پڑے گا. لیکن اس وقت جو صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے، آپ کا سوال یہ ہے، آپ کے سوال کے جواب میں یہ کہوں گا کہ گلگت بلتستان میں اس وقت زیادہ تر حلقوں میں جو کمپٹیشن نظر آ رہا ہے، تو جو کلوز کنٹیسٹ زیادہ تر کینڈیڈیٹس وہ پی ٹی آئی اور پیپل پارٹی کا نظر آ رہا ہے. جو ایک روایتی ہمارے یہاں پہ الیکشن ہوتے رہے ہیں جس میں جو بھی وفاق میں حکومت ہوتی ہے جس پارٹی کی بھی اس کی طرف جھکاؤ ہوتا ہے، اس دفعہ بھی آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہو جائے گا کہ نہیں؟ مجھے کیونکہ اس لیے یہ لگ رہا ہے کہ اس سے پہلے یہ روایت رہی ہے، چاہے آزاد کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، یہاں پر جو وفاق کے اندر چونکہ آزاد امیدواروں کی بھی ایک تعداد آ سکتی ہے. اب ایک اندازے کے مطابق 3 سے 4 امیدواروں کی بات ہو رہی ہے، اس سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے، ایک آدھ کم بھی ہو سکتا ہے. تو آزاد امیدوار تو اس پارٹی کا انتخاب کرتے ہیں کیونکہ ان کو بیک وقت یہاں صوبے کی حکومت کے ساتھ ساتھ وفاق میں بھی بڑے فائدے ملتے ہیں. وفاقی حکومت سے بھی ان کے بڑے امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، تو وہ ٹھیک ٹھاک اپنا وہ کیش کراتے ہیں. ان کی اپنی جو
वफ़ादारी है या वो उनके साथ हिमायत जो करते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक़्त मुकाबला तो बड़ा सख्त है, और मैं मुख्तसर बात ये करूँगा कि अगर ये हुकूमत लगता तो ये है कि वो पीटीआई की हुकूमत बनेगी, लेकिन एक इंतहाई कमज़ोर हुकूमत मेरी नज़र में, मेरा तजिया जो है वो हतमी नहीं है, लेकिन जो मौजूदा ज़मीनी हक़ाइक़ हैं उसको देखते हुए मैं समझता हूँ एक इंतहाई मज़बूत तरीन अपोज़िशन और एक कमज़ोर हुकूमत इस इलाके में और मखलूत हुकूमत बनने जा रही है। मैं तो ये तक भी कहूँगा कि अगर अगर मैं कहूँगा अगर कि अगर ये जो पुरानी रवायात का ख़ात्मा हुआ और ये बिल्कुल आज़ादाना तरीके से और लोगों को अपनी राय का इज़हार का मौका दिया गया, तो नताइज अगर कुछ 19-20 के फ़र्क से फ़र्ज़ करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या दूसरे अल्फाज में पीडीएम कह लें, तो चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की भी कुछ सीटें आ सकती हैं, जेयूआईफे की भी आ सकती हैं, तो ये मिलकर कुछ आज़ाद उम्मीदवारों की जो आज़ाद मुंतखब होने वालों की हिमायत भी इनको हासिल हुई, तो एक कमज़ोर मखलूत हुकूमत भी बन सकती है। और फिर दूसरी तरफ एक इंतहाई मजबूत अपोजिशन, दोनों सूरतों में हुकूमत जिसकी भी बने, हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन मजबूत सही बनती है। आपने कहा कि आज़ादाना इंतखाबात अगर हुए, अगर मौका दिया गया, मौका दिया जाएगा वैसे? देखें, अभी तक जो दावे हैं, जो वादे हैं, ऐलानात हैं, उसके मुताबिक तो ये है। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब बड़े कसरत से ये फरमा रहे हैं कि बहुत ही आज़ादाना, मुनसिफ़ाना इंतखाबात होंगे, और अभी तक वो ये शो कर रहे हैं और यकीन दहानी करा चुके हैं। उनकी ये बात मैं ज़रूर उसकी तारीफ़ करूँगा कि ये पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। इनसे मैं कोई इस वजह से नहीं कि मैं उनकी कोई खुशामद कर रहा हूँ, ना हमें कोई ज़रूरत है। लेकिन एक ये बात ज़रूर हुई कि इसने पहली बार एपीसी, चौथी मर्तबा एपीसी बुलाई है। एपीसी का मतलब क्या होता है? एपीसी के अंदर तमाम जमातें, तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदे सुदूर जाते हैं, जाकर एक अच्छा माहौल उन्होंने अभी तक दिया है। यही वजह है पूरे जीबी के अंदर बहुत ही खुशगवार माहौल में अब तक इलेक्शन मुहिम का सिलसिला चला है। अब आखिरी मरहले में भी बहुत अच्छे अंदाज में इंतज़ामात, इक़दामात हुए हैं। अब ये इलेक्शन के दिन और इलेक्शन के बाद ये जो नज़्म व ज़ब्त है, जो अभी तक देखने में आ रहा है, क्या वो कायम रहता है या नहीं रहता है? फिर इलेक्शन के नताइज कबूल होते हैं या नहीं होते हैं? और किस हद तक मतलब यहाँ अमन व अमान की सूरत हाल को किस तरह बरकरार रखा जाएगा। और अल्लाह करे, हमें उम्मीद भी है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बहुत ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए और इस इलाके के लिए, अपने पूरे इस इलाके के हुकूक के लिए और ये मुत्तहिद होंगे, और इलेक्शन के नताइज जो भी आएंगे, मैं तो समझता हूँ कि सबको कबूल करना चाहिए। और लेकिन हुकूमत की ज़िम्मेदारी भी है कि ये मौका किसी को भी ना दे कि कोई ये कहे कि बहुत बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, कुछ हुआ है या जानिबदारी हुई है। ठीक है। इम्तियाज़ साहब, बहुत सारी एपीसीज चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने बुलवाई, जैसे सादत साहब ने कहा। एक तो फ़ायदा ये हुआ कि चलें दोस्ताना माहौल में बातें अब हो रही हैं, लेकिन क्या रिज़ल्ट के ऊपर इसका कोई फ़र्क पड़ेगा? बाज़ जो इल्ज़ामात हैं बिलावल भुट्टो ज़रदारी और एहसान इकबाल की तरफ से भी आई कि प्री पोल रिगिंग के रास्ते हमवार किए जा रहे हैं और चीफ साहब कुछ नहीं कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं, एपीसीज का फ़ायदा है या नहीं है? देखिए, मुस्लिम लीग नून का मसला जो वो धांधली का बार बार इल्ज़ाम लगा रहे हैं, या जिस शद्दुमत के साथ जो है धांधली का इन्होंने कबल अस वक्त एक बहुत बड़ा इशू बनाया है, ये मुमकिन जो नताइज उनको नज़र आ रहे हैं, तो उसमें अपनी एक फेस सेविंग जिसे कहते हैं, उसके लिए ये सारे कुछ कर रहे हैं। क्योंकि जो ग्राउंड में पोजीशन है वो मुस्लिम लीग नून की बहुत कमज़ोर है। क्योंकि जब रिजल्ट आएंगे तो उसके बाद पूरे पाकिस्तान में बड़ा शदीद तनकीद का निशाना बनाया जाएगा मुस्लिम लीग नून को, कि वो जो है बरसर इक़्तिदार रही, पिछले इंतखाबात में भारी अक्सरियत से आई, और जो है बड़े काम के उन्होंने दावे किए, फिर जो है बहुत बुरी तरीके से पिट गई। अब जो उनकी पोजीशन है मुख्तलिफ हलकों में, इससे बचने के लिए कबल अस वक्त उन्होंने धांधली का इल्ज़ाम लगाया, ताकि कल को इन नताइज सामने आएंगे तो उस वक्त जब धांधली के इल्ज़ाम लगाएंगे तो लोग उसको सच मानने पर मजबूर हो जाएंगे। कत कलामी माफ हाफिज़ुर रहमान ने जैसे कहा कि हमारे सारे बंदे तोड़ के लेके गए दूसरे लोग, फिर उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब को जिस तरह फ्री हैंड दिया गया, तो ये काउंट नहीं करेंगी इसमें?
देखिए, पहले तो मैं मुस्लिम लीग नून की तो ये गलतफ़हमी समझता हूँ कि जिनको वो समझते थे कि ये हमारे थे तो हम इसको तोड़ कर ले गए हैं। ये आए कहाँ से? ये काब लीग के लोग थे। काब लीग की आप मेंटालिटी आपको नहीं पता। ये हर बरसर इक़्तिदार जमात के साथ होते हैं। ये तो एक इसको जो सियासी जो जमातें हैं, इनको एक प्रोजेक्ट समझते हैं 5 साला। इस 5 साला प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के बाद अगले प्रोजेक्ट में किसी और के साथ जो है एग्रीमेंट करके फिर उस जमात में ये शामिल हो जाते हैं। इनको इक़्तिदार से गर्ज़ है, जमातों से ये गर्ज़ नहीं है। और हफ़ीज़ साहब की मैं समझता हूँ कि बेवकूफ़ी इस बुनियाद पर भी है, इन लोगों ने आज से 2.5 साल 3 साल पहले इन 18 मेंबरान ने असेंबली जो कि मुस्लिम लीग नून के थे, उनके वज़रा थे, उनका स्पीकर था, इन्होंने अदम एतमाद के लिए इनके खिलाफ जो अदम एतमाद की तहरीक थी उन पर दस्तखत किए थे उन्होंने। ये कहीं और से रोक दिया गया तो ये अलग बात है। तो उस वक़्त ही ये तो बगावत कर चुके थे। जब 18 अरकान असेंबली मुस्लिम लीग नून के हफीज़ुर रहमान के खिलाफ एक करारदाद पर जो है दस्तखत करते हैं, तो फिर वो उसके साथ कैसे इंटैक्ट रह सकते हैं? तो ये मुमकिन नहीं था। तो 2 दफ़ा इनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद उनकी पार्टी की तरफ से पेश किया गया था। तो उनका तो ऐसे ही होना था। तो ये कहीं और से आए थे, इनके अपने मुस्लिम लीगी भी नहीं थे ये अब फिदा व नशात को देखें, अब तो उन्होंने जमातें ही खत्म हो गई, इतनी जमातें उन्होंने तब्दील की, फिर वे कहते हैं ये हमारा यार, ये इससे पहले किसी का नहीं रहा, तो अब कैसे हो सकता है? सनाई देखे वो भी जो हैट्रिक उन्होंने मुकम्मल किया। अब मेरे ख्याल में इनके पास सैयद कमाल जो कराची का है, पाक सरजमीन पार्टी, उसके अलावा कोई पार्टी बाकी नहीं रही है। जो उन्होंने तब्दील करे तमाम जमातें मेरे ख्याल में ख़त्म हो गए। अब कोई या तो एमक्यूएम है और या पीएसपी है। तो इनके अलावा कोई ऐसी जमात नहीं रही जो उन्होंने मतलब उसमें ज्वाइन नहीं किया हो। तो इतनी जमातें तब्दील करने के बावजूद भी फिर वो समझते कि हमारे तो ये हुकूमत ने जो है तोड़कर उधर लगे। अब तोड़े हैं तो फिर उन्होंने अपने नज़रियाती तौर पर उनकी तरबियत क्यों नहीं की? कि एक मामूली झड़के भी जो है सारे ढेर क्यों हो गए? तो ये इनके नहीं थे, तो इनके किरदार सही साबित होता है ये इनके नहीं थे। तो ये वैसे आए थे एन्जॉय करने के लिए, अपने जो मकासद थे हुसूल इक़्तिदार के, वो पूरा करके चले गए टेन्योर। तो मेरे ख़्याल में इन पे ज़्यादा इल्ज़ाम मतलब हम आयद नहीं कर सकते। अब आए इलेक्शन कमीशन की बात करते हैं। इलेक्शन कमीशन मेरे ख्याल में अगर धांधली भी हो जाती है तो इसकी ज़िम्मेदार पीपल्स पार्टी है, इसकी ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है। इसलिए कि इन्होंने कभी भी इस इलेक्शन कमीशन को खुद मुख्तार बनाने के लिए, इनको माली तौर पर, इंतज़ामी तौर पर मज़बूत बनाने के लिए इन कभी कोशिश नहीं की। ये हालाँकि ये कर सकते थे, लेजिस्लेशन कर सकते थे, कौंसल के पास इनका बाकायदा सब्जेक्ट मौजूद है। इन्होंने इनकी बुनियादों को मजबूत करने की कोशिश नहीं की थी, जिसकी वजह आज इलेक्शन कमीशन आज़ादाना तौर पर फैसले नहीं कर पा रहे हैं। इसकी बुनियादी वजह इन दोनों जमातों की तरफ से उस पर तवज्जो न देने की वजह से सारा हो। अगर कल को धांधली होती है तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ज़िम्मेदार मुस्लिम लीग नून है और पीपल्स पार्टी है। इन्होंने इसको कमज़ोर किया, इसको मजबूत बनाने की, खुद मुख्तार बनाने की कोशिश कभी नहीं की है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। प्रोग्राम आपने देखा। आपको इम्तियाज़ साहब काफ़ी दिनों बाद नज़र आ गए यकीनन। इनकी राय और सादत अली मुजाहिद पहली दफ़ा हमारे प्रोग्राम में आए थे। ज़रूर अपने फीडबैक से नवाजिए। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।